शाम ढाले जब हंसी के सितारे लेके आए दिलचस्प इशारे, आओ सुनो तुम इनके संग जहां शब्दों में हो धमाल के रंग। प्रभात है साथ सुनो फिर बात, व्यंग्यकारों की खास सौगात, हंसी में चुभन बातों में धार, हर कलम का अनोखा विचार। तो सुनिए 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 व्यंग के रंग प्रभात के संग। शाम ढले जब हंसी के सितारे लेके आए दिलचस्प इशारे, आओ सुनो तुम इनके संग जहां शब्दों में हो धमाल के रंग। प्रभात है साथ सुनो फिर बात, व्यंग्यकारों की खास सौगात, हंसी में चुभन बातों में धार, हर कलम का अनोखा विचार। तो सुनिए 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 व्यंग के रंग प्रभात के संग। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का बॉक्स एफएम पर। शाम के बज चुके हैं 4 और वक्त हो गया है इस खास शो का जिसका नाम है व्यंग के रंग प्रभात के संग। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रभात गोस्वामी जी और फोन लाइन पे कनेक्टेड है हमारे आज के खास मेहमान। पानी केरा बुदबुदा इसी हमारी जाति, एक दिना छिप जाएंगे तारे ज्यों प्रभाती। नमस्कार, मैं हूँ आपका साथी प्रभात गोस्वामी। आज हमारे पहले व्यंग्यकार संत कबीर दास की जयंती है। कबीर के पूरे रचना कर्म में जिस तरह से व्यंग्य उभर कर आता है वो समाज की बुराइयों और आडंबरों को उजागर करता है, लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आज भी उनकी रचनाएं प्रासंगिक हैं और हमें अपनी गलतियों से सीख लेने और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के हमारे अतिथि कबीर की उसी विरासत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। समाज में व्याप्त विसंगतियों, मिथ्याचारों, भ्रष्टाचार पर खुलकर कलम चला रहे हैं। उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें इससे पहले आइए सुनते हैं उनका परिचय। शब्दों का जादूगर कहें या व्यंग की दुनिया का बेबाक सिपाही, आज हमारे साथ है एक ऐसा नाम जिनकी कलम जब चलती है तो व्यवस्था से सवाल भी करती है और समाज को मुस्कुराने की वजह भी देती है। धूप छांव, हंसी तकलीफ और समय की जद्दोजहद को जब कोई इतनी सहजता से कहानियों, नाटकों और व्यंग में पिरो देता है तो समझ लीजिए कि वो अनुपमणि त्रिपाठी ही हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के गांव धानी में जन्मे त्रिपाठी जी लखनऊ विश्वविद्यालय से इतिहास में परास्नातक हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों से आगे बढ़कर उन्होंने वर्तमान को आईना दिखाने का काम किया है। उनकी कहानियां जैसे सुलता टेलीविजन पर दिखाई गई और राजा बहादुर चिंतित हैं जैसे व्यंग नुक्कड़ों में रंगमंच का हिस्सा बनी। हिंदी माथे की बिंदी ने अखिल भारतीय लघु फिल्म प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता तो उधारी और कफन सी आगे की कहानियां ने भी राष्ट्रीय मंचों पर ख्याति पाई। तहलका में उनका स्तंभ, तहलका फुल्का और जन चुनौती में दरबार जैसे व्यंग पाठकों के बीच चर्चा का विषय बने। और यही नहीं, उन्होंने अंजुमन नवलेखन पुरस्कार, केपी सक्सेना युवा सम्मान, सफदर हाशमी शब्द शिल्पी सम्मान, हरिशंकर परसाई स्मृति सम्मान जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है। तो आइए मिलते हैं उस शख्सियत से जो कलम से ठहाके भी लगाते हैं और तंत्र की चुप्पी में सवाल भी उठाते हैं, जिनके शब्दों में व्यंग है, विवेक है और एक जिम्मेदार लेखक की पुकार भी। स्वागत कीजिए व्यंग की समकालीन आवाज अनुपमणि त्रिपाठी जी का। स्वागत है अनूप भाई। जी बहुत धन्यवाद आपका। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा लेकिन इंतजार का अपना मजा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। जी बहुत पहले की बात है, सालों पहले मूर्धन्य व्यंग्यकार शंकर पूर्ण तांबेकर ने लिखा था कि आज का व्यंग्यकार फाउल पर विसल बजाने वाला नहीं, बच्चे के खेल की विसल बजाने वाला व्यंग लिख रहा है। वह स्वयं प्रेरित उग्र प्रक्रिया का व्यंग नहीं लिख रहा, वह सीधे सीधे प्रसंग पर इतना लचर व्यंग लिख रहा है कि आज लिखा कल छपा और परसों फेंका। लेकिन आज हमारे साथ आप जैसे मेहमान हैं जो इसके बिल्कुल
विपरीत धारा में हैं। सबसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि लोगों को जब भी कोई लेखन शुरू करता है उसका पहला प्यार कविता होती है, फिर कहानी भी होती है। व्यंग बहुत कम लोग चुनते हैं, तो आपने व्यंग कब, क्यों और कैसे चुना? तो इसका उत्तर मैं यही दूंगा कि सबसे पहले मैंने कविता ही लिखी। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि साहिर उपनाम से लिखा है। तखल्लुस जो मेरा नाम था साहिर था। लेकिन जो मेरे देखने का नजरिया था या सोचने का वो था, तो मुझे लगा कि धीरे धीरे मैं व्यंग की ओर प्रवृत्त होता गया। और उसी दौरान कॉलेज के दौरान परसाई जी की किताब हाथ लगी, जीजा जी ने दी जी। पुस्तक, उसमें गए थे मेले में। तो जब मैंने उसको पढ़ा और मैंने देखा छोटी छोटी कहानियां, तो मुझे लगा कि यार ये तो मैं सोचता हूँ, ऐसे ही मैं करता हूँ। तो धीरे धीरे इस तरफ कोशिश करने लगा और पत्र लिखने लगा अखबारों को। तो पत्र प्रशंसित होने लगे, छपने लगे। तो इस तरह शुरुआत व्यंग की होने लगी। और शायद इसका एक कारण ये भी होगा कि व्यंग जो आप लिखते हैं, तो जैसे आप गजल लिखते हैं तो उसका एक अनुशासन होता है। और या तो कविता आप लिख रहे हैं, छंद आपको सीखना पड़ेगा। अब आप उसमें लिखते हैं तो अलग बात है। तो व्यंग में अनंत आकाश दिखा मुझे, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। निबंध से हम कथा पे आ सकते हैं, कथा से निबंध पे आ सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं। हमें सृजनात्मकता की बहुत बड़ी संभावना नजर आई इसमें जी। तो मुझे लगा कि ये मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है ये। और बाकी तो परसाई ने बिगाड़ा, मैं तो ये कह दूंगा, एक लाइन में कहूंगा, परसाई ने बिगाड़ा मुझे। जी 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 बिल्कुल। और एक सवाल और मैं कर रहा हूँ कि आप स्वतंत्र लेखन करते हैं। आज के दौर में आजीविका के लिए स्वतंत्र लेखन एक बड़ी चुनौती मानी जाती है, क्योंकि अच्छी पत्रिकाओं का अभाव है, अखबारों में सिमटते साहित्यिक कॉलम, और उसके अलावा बहुत कम ऐसे प्रकाशन हाउसेज हैं जो लेखक को लिखने पर पारिश्रमिक भी देते हैं। ऐसे दौर में आपने व्यंग जैसी तल्ख विधा को आजीविका का माध्यम बनाया। क्या आपको इसमें कोई खतरे नजर नहीं आए? देखिए, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा जी। मैं परसाई के काल में जाऊंगा, क्योंकि अगर आज दिक्कत है तब भी दिक्कत थी। परसाई कैसे कैसे अपना जीविकोपार्जन करते थे। शरद जोशी कैसे कैसे करते थे, उनको मुंबई की ओर रुख करना पड़ा, फिल्म में आए और सीरियल और संवाद लिखे। तो पूरी तरीके से निर्भर नहीं हूँ, बीच बीच में मैं जॉब करता रहा हूँ। और जॉब जब मैं कर रहा था ईटीवी में, तब मैंने लिखना शुरू किया, पत्रिकाओं से जुड़ा रहा और विज्ञापन एजेंसी से जुड़ा रहा, और उन सब से वो काम जो है जीविकोपार्जन का चलता रहा। हाँ, अगर आप उसको कहेंगे कि परमानेंट कोई रहा नहीं, 2 साल 3 साल में बदलता रहा। एक बेचैन आत्मा हूँ मैं आकाशवाणी से भी जुड़ा रहा, उद्घोषक उसमें रहा, एफएम रेनबो में, तो वो भी जमा नहीं। तो मतलब करता रहा हूँ बीच में। हाँ, एक ये है कि मोटे तौर पे दही है, लेकिन चल जाता है, चल ही जाता है। हाँ, मुश्किलें हमेशा होंगी जी। और ये जो संकट है ना, ये इंडिविजुअल की नहीं है, ये सिस्टम का एक संकट है, शुरू से ही रहा है। अगर आप लिखने पढ़ने से कमाना चाहते तो बहुत ही मुश्किल है ये अभी हमारी परिपाटी, हमारा ये कल्चर बन नहीं पाया है कि कोई भी लेखक जो है अगर लिख के जीविकोपार्जन कर ले तब तो कमाल है। जी जी जी। बहुत सालों पहले की बात मुझे याद आती है, हम जयपुर में एक इतवारी पत्रिका का प्रकाशन होता था, राजस्थान पत्रिका का ही एक समूह वो प्रकाशन था वो, उसमें हमने मनहर चौहान, जो उस दौर के, ये बात होगी 40 साल पहले की, मनहर चौहान जी से हमने बातचीत की थी और एक पूरा आर्टिकल, एक आलेख इस तरह का लिखा था जिसमें जो फ्रीलांसिंग की चुनौतियां हैं उस पर बात की थी। तो उस दौर में भी उन्होंने कहा था 40 साल पहले कि भारत में स्वतंत्र लेखन से आजीविका चलाना बहुत मुश्किल काम है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बात कह दूं, एक बात जी, याद आ गई इससे, ऐसा माफ कीजिएगा। जी जी परसाई कहते हैं फ्रीलांसिंग करने वाले को लोग जो है गाय समझ लेते, कहीं भी दूह लेते। ये परसाई जी ने लिखा है, जी देखिए जी याद आ जी, गया। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात हो सकता है कि मैं गलत भी समझ रहा हूँ या मुझे ऐसा महसूस होता है, आपसे जब तक बात हुई है मेरी, जी जी, आप आज के दौर के व्यंग्य लेखन से उतने संतुष्ट नजर नहीं आते। जी। आपकी नजर में एक खालिस व्यंग्य कैसा होता है? उसमें क्या उसके टूल्स हैं कि जिसे पढ़कर पाठक को लगे कि वो वाकायदा एक व्यंग रचना पढ़ रहा है? ये एक कठिन सवाल है। ये एक इसकी कसौटी जो है बनाना बहुत ही मुश्किल है। मोटे तौर पे बताया जा सकता है, कई बार कोई भी रचना अगर सफल है तो उसका जरूरी नहीं कि सारी चीजों का श्रेष्ठ संयोजन है। कई जी। बार रचना अधूरेपन में भी बहुत मार कर जाती है। इसको हम ये देखते हैं कि अगर कोई रचना वास्तविकता से जुड़ी हुई है, या आपका अनुभव है, या आप उसको भोगे हुए हैं, लिख रहे हैं, और लिखने में मुझे कुछ नया लग रहा है, आपकी भाषा नई लग रही है, आपका शिल्प नया लग रहा है, जी एक ताजगी मुझे महसूस हो रही है, कुछ नए हम जुमले मिल रहे हैं, कुछ नए विचार मिल रहे हैं, और इन टोटलिटी में ये है कि मेरी चेतना में उसने कुछ सोचने के लिए मजबूर किया, कुछ हलचल मचाई। मुझे लगा हाँ यार, ये ऐसा होना चाहिए। उसी समस्या को हम देख रहे थे, लेकिन जैसे आपने लिख दिया वो, और मैं उस तरफ सोचने के लिए बाध्य हो गया। मुझे लगता है वो रचना सफल होगी, जी। और पूरे रिसर्च के साथ होगी। जैसे ठाकुर का कुआं है, प्रेमचंद जी ने लिखा, तो सबको मालूम था कि जाति वो समस्या है, लेकिन जी। उन्होंने जिस रूप में लिखा, जिस ढंग से लिखा, आप बाध्य हो जाते हैं, आप सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कितना मानुषीय प्रथा है, कितना भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो आप सोचने में मजबूर हो जाते हैं। सबको मालूम है। सपोज एक बहुत आम फहम ले लें, महंगाई, लेकिन महंगाई को आप किस ढंग से लिख दे, किस तरीके से लिख दे कि वो हम सोचने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये जो सोचने के लिए मजबूर हो जाए, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये टूल जो है, ये मतलब ये आउटपुट जो है, ये बहुत जरूरी है। अब हम पढ़ गए, हंस दिए, उसका कुछ नहीं होगा, है ना। अब आप देखिए, धूमिल की 4 पंक्ति याद आ रही, जो कहते हैं, जो जितना बड़ा चरित्रहीन है, उसके किचन का चावल उतना महीन है। क्या बात, आप बताइए। बहुत ही, आप बहुत ही सोचिए, मारक। बहुत ही मारक। आप सोचिए, ये पूरा व्यंग है, पूरा। अब आप सोचते रहिए, जो सोचने पे आपको बाध्य कर दे। आज का व्यंग क्या है, मैं पढ़ लूं सर, उसमें कुछ नयापन नहीं है, बासीपन है। कोई किताब उठाओ, मैं ज्यादा समय ले रहा हूँ, और मैं अपने दुश्मन भी तैयार कर रहा हूँ, और जिसके लिए मैं फेमस हूँ। जी जी, उसके दुश्मन है बहुत। आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी तरह इस शहर में तन्हा होगा। निदा साहब का शेर आपकी बात सुन के याद आ गया। श्रोताओं, आज बुधवार है, और बुधवार को शाम 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटे हम व्यंग को समर्पित करते हैं। अपना कार्यक्रम व्यंग के रंग प्रभात के संग। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं समकालीन दौर के सबसे चर्चित व्यंगकार अनूप मणि त्रिपाठी। अगर आप भी कोई सवाल इनसे पूछना चाहते हैं तो 7339990969 पर आप हमें कॉल कीजिए और अपना सवाल सीधे अनूप मणि त्रिपाठी जी से पूछिए। और उसके अलावा अगर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो चैट रूम में जाइए, अपना नाम लिखिए और अपना सवाल लिखिए। हम अनूप मणि जी से उस सवाल का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। मेरे साथी अमायरा मुस्कुरा रही हैं, कुछ बोलना चाह रही हैं। अमायरा जो कि जयपुर के ट्रैफिक को चीरते हुए सीधे स्टूडियो में आखिरी क्षण में पहुंची थी। अमायरा, क्या बताना चाहती हैं? जी बिल्कुल, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है अनूप मणि जी द्वारा लिखा गया व्यंग सुनने का। जी। प्रारब्ध को मानते हो? मैं कर्मयोगी हूं, मैं नहीं मानता। राजा ने बहुत आत्मविश्वास से उत्तर दिया। तभी ऋषि ने राजा को एक कथा सुनाई। एक राजा भेष बदलकर मंत्री संग अपने राज्य के दौरे पर निकला।
बाजार में उसने देखा एक जगह खूब भीड़ लगी हुई है। कारण जानने के लिए दोनों वहां जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक नट खेल दिखा रहा है। लोग अपने सारे काम धाम छोड़ मंत्रमुग्ध उसे देख रहे थे। राजा और मंत्री भी उसे देखने के लिए खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में राजा भी नट के भाषा कौशल पर मोहित हो गया। बोलने की क्या कला है, राजा मंत्रमुग्ध होकर बोला। निसंदेह महाराज, ये तो मुझसे भी अच्छा बोलता है। राजा नट की कला पर अब पूरी तरह से सम्मोहित हो गया था। मंत्री को अब समझ नहीं आया कि वो इसका उत्तर क्या दे। वैसे राजा बात सही कह रहा था। लोग आते जा रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। नट की बातों पर कभी भीड़ ताली बजाती तो कभी आंखें फाड़े किसी चमत्कार की आशा में दम साधे उसका खेल देखती। क्या कहते हो, उसकी पोटली में नेवला है? राजा ने मंत्री से पूछा। नट एक पोटली को हिला हिलाकर उसे नेवला बता रहा था। अरे कहा महाराज, ये तो हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। मंत्री ने जवाब दिया। लेकिन लोगों को देखो, कितने आत्मविश्वास से उसे देख रहे हैं। ये नट नेवले की जगह विकास भी कहता तब भी लोग ऐसे ही विश्वास करते। यही तो कला है महाराज। ये तुम मुझे क्या बताते हो? राजा मुस्कुराते हुए बोला। क्षमा करें महाराज। मंत्री भी मुस्कुराया। वो जानता था कि राजा क्या संकेत कर रहा था। नट धारा प्रवाह बोल रहा था। उसकी भंगिमा देखते ही बनती थी। उसने खेल दिखाते हुए अच्छा खासा समय ले लिया था, मगर पोटली से नेवला अभी तक नहीं निकला था। और कमाल की बात, इस बात को लेकर भीड़ में कोई बेचैनी भी नहीं दिखती थी। देख रहे हो उस नट को, इसके जादू को? राजा नट के टैलेंट पर पूरी तरह से फ्लैट हो गया था। जादू तो है ही, पर जनता भी भोली है महाराज। मंत्री ने विमर्श को एक नया कोण दिया। जनता इतनी भी भोली नहीं। हर दिन हर बार उसे कुछ नया खेल दिखाना पड़ता है, नहीं तो वह एक नट को छोड़कर दूसरे नट का खेल देखने लगती है। राजा ने भी विमर्श का एक नया कोण प्रस्तुत किया। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, ओए, नेवला नहीं तो कम से कम चूहा ही निकाल दे। उसकी बात पर लोग हंसने लगे। निकालने को तो मैं पूरा सांप निकाल दूं, पर तूने चूहा कहा तो जरा अपनी जेब देख ले। नट बहुत नाटकीय अंदाज में बोला। उस आदमी ने अपनी जेब टटोली। उसमें से वाकई एक चूहा निकला। आदमी उछल पड़ा। घबराए हुए आदमी को देखकर भीड़ ने जोरदार ताली बजाई और नट को अब सम्मोहित होकर नहीं, श्रद्धा से देखने लगे। देख रहे हो? जी महाराज। क्या यही के चूहे वाला आदमी नट का ही आदमी है? इस तरीके से आपने कितने विरोधियों, जन आंदोलनों को निपटाया है। मंत्री ने पूरी व्याख्या प्रस्तुत कर दी। इस नट को अगर प्रायोजक मिल जाए तो ये कहां से कहां पहुंच जाए। ये कहकर राजा न जाने कहां खो गया। इसमें क्या शक है महाराज, पर हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। ये बात मंत्री ने अपने मन में कही। आओ अब चलें। जैसी महाराज की इच्छा। दोनों चल पड़े। नट अभी खेल दिखा रहा था। भीड़ जमी हुई थी। लोग मजे ले रहे थे। तुम्हें क्या लगता है, नेवला निकलेगा? राजा ने यह प्रश्न एक बार फिर पूछा। अरे कहा महाराज। फिर क्या महाराज, अंत में ये नट तेल, तावीज, चूरन कुछ न कुछ बेचेगा। बेचने के पीछे ही ये सब नौटंकी है। मंत्री ने बहुत विश्वास से जवाब दिया। लेकिन असली खेल वो नहीं था जो हमने देखा। मंत्री को राजा की बात समझ न आई। जरा अपनी जेब देखो। मंत्री ने अपनी जेब चेक की। जेब कट चुकी थी। साला, ये है असली खेल। मंत्री अचरज से बोला। जानते हो, जेब कतरा भी उसका ही है। दृश्य से ज्यादा अदृश्य से कमाई होती है। मेरी तो कटी, पर आपकी बच गई, इस बात का संतोष है मुझे। मंत्री की बात सुनकर राजा हंसने लगा। आपकी भी कट गई महाराज? ये कहते हुए मंत्री रुक गया। यार, मैं भी सामने चलते तमाशे में खो गया था। राजा चलता रहा। खेल रोचक हो तो नट का काम आसान हो जाता है। मंत्री ने राजा के साथ कदम ताल मिलाई। निसंदेह, ये कहकर अब राजा रुक गया। अपने से ज्यादा टैलेंटेड को देखकर जलन और खतरा क्यों महसूस होता है? राजा खोया सा बोला। उसका टोन बिल्कुल बदल चुका था। अब मंत्री इसका क्या जवाब देता? फिर भी उसने जवाब दिया। पिछले 100 सालों में और आगे आने वाले 1000 सालों में आपके जैसा कोई ना हुआ है और न ही होगा। मंत्री ने राजा की महिमा गाई। नहीं भाई, आज इस नट का खेल देखकर मेरा आत्मविश्वास हिल गया। ऐसा करो, कल इसे ठोक दो। महाराज? मंत्री थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। अरे भाई, कल किसने देखा? कल को इसे कोई तगड़ा प्रायोजक मिल गया और फिर इसका टैलेंट तो हम लोगों ने देख ही लिया है। जो आज्ञा महाराज। मंत्री को अब किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। दोनों वापस महल आ गए। अगले दिन वो नट किसी को नहीं दिखा। अलबत्ता राजा को लोगों ने पूरे जोशो खरोश से भाषण देते सुना। कथा सुनाने के बाद ऋषि बोले, अब बोलो राजन। क्या बोलूं अब? आपने तो मेरा भी आत्मविश्वास डिगा दिया। चलूं और देखूं कहीं मेरे राज्य में कोई नट तो नहीं है। ये कहते हुए राजा
तेजी से रथ पर सवार हो गया। अनूप मणि त्रिपाठी आज के संभवतः सर्वाधिक चर्चित व्यंग्यकार हैं। मैं उन्हें काफी पहले से जानता हूँ और उनका लिखा पढ़ता आ रहा हूँ। जब शुरू में मैंने उनके व्यंग्य पढ़े, मुझे अपने दौर के व्यंग्यकारों में ये बहुत अलग लगे। मेरा मानना है कि हिंदी के ज्यादातर व्यंग्यकार इसलिए व्यंग्यकार बने क्योंकि व्यंग्य एक लोकप्रिय विधा है और उन्हें यह लगा कि उनमें व्यंग्य की प्रतिभा है। मैं यह पहले भी कहीं लिख चुका हूँ कि हिंदी के ज्यादातर व्यंग्यकार कला के लिए तर्ज पर व्यंग्यकार होने के लिए व्यंग्य लिखते। अनूप मणि इस मायने में अलग है कि उनका प्रस्थान बिंदु अलग था। उनमें एक गहरी बेचैनी, गुस्सा और प्रतिरोध का तत्व था, जिसकी अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने व्यंग्य लिखना शुरू किया। शुरू में अक्सर उनका तीखा असंतोष और बेचैनी व्यंग्य की संरचना उसी कलात्मकता को असंतुलित भी कर जाती थी, लेकिन यह एक मूल्यवान तत्व था। वे व्यंग्यकार होने के लिए या दिखने के लिए व्यंग्य नहीं लिख रहे थे, वे अपना विरोध, अपना गुस्सा, अपना प्रतिरोध दर्ज करने के लिए लिख रहे थे। पिछले कुछ वक्त में उन्होंने अपने इस तीव्र प्रतिरोध और बेचैनी के धार को बिना कम किए उसे व्यंग्य के शिल्प में साध लिया है और इसीलिए वे इतने चर्चित हैं। यह जो व्यंग्य है राजा और नट, इसमें भी यही बात दिखती है। एक लोक कथा के शिल्प में है जिसमें एक रूपक बांधा गया है। यह कहानी बहुत सदी हुई है, लेकिन उसके कलात्मक या शैलीगत कसाव में उसके अंतर्निहित व्यंग्य की सीधी मार या उसके तीखेपन में कोई कमी नहीं है। वह कहानी अपने आशय में शुरू से ही एकदम स्पष्ट है, उसमें कोई बात छिपाने या स्पष्ट करने की मंशा नहीं। यह तीखी और सीधी मार वर्तमान व्यंग्य के परिवेश में गायब तो नहीं है, लेकिन जरा कम ही देखने में आती है, जहाँ लोग व्यंग्य लिखते हुए सुरक्षित बने रहना चाहते हैं। इस मायने में यह कहानी परसाई की परंपरा को आगे बढ़ाती है। अभी जो आपने समीक्षात्मक टिप्पणी सुनी वो थी राजेंद्र धोड़पकर की आवाज में, जो देश के सुपरिचित कार्टूनिस्ट है। जी, स्वागत है अनूप जी एक बार फिर से आपका। जी 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 हाँ, बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगला सवाल मेरा शोरूम में जननायक असमानुष की जात, इसकी समीक्षा मैंने भी की तो मुझे याद है। सांपों की सभा से लेकर नया राजा नए किस्से तक आपके व्यंग आपके भीतर के आक्रोश के चरम को भी लांघते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्या आपके व्यंग हमारे सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य का दर्पण है या अभी भी आपको इसमें कोई कमी नजर आती है? नहीं, परसाई ने कहा था कि व्यंग क्या है, व्यंग जीवन से जो है साक्षात्कार कराता है, अत्याचारों और पाखंड मिथ्याचार को जो है पर्दाफाश करता है। जी एक्चुअली मेरे लिए व्यंग, मैंने अक्सर कहा है कि मेरे लिए व्यंग कला तो है, लेकिन मेरे लिए व्यंग एक तरीके से रिपोर्टिंग भी है, पत्रकारिता है। हाँ, लेकिन ठहर ठहर के कला के मानक पे। तो कई बार आप देखते हैं आपके आसपास कुछ ऐसा घटित होता है जो असहनीय होता है, जो नहीं होना चाहिए, जो अमानवीय होता है और बहुत ही मतलब भयावह होता है। आप कुछ कर नहीं सकते, उस चीज को बदल नहीं सकते। तो आप उस समस्या की तरफ कैसे ध्यान आकृष्ट करेंगे, आप अपने को कैसे अभिव्यक्त करेंगे। आप सामाजिक प्राणी हैं, आपका कुछ उत्तरदायित्व है, कर्तव्य बोध बनता है। और अगर आप लेखन है तो लेखन मैं आज भी मिशन ही मानता हूँ। और फिर वो हस्तक्षेप आप करते हैं, कर्तव्य बोध सबसे आगे रहता है। तो आप लिखते हैं और वो आक्रोश, वो पीड़ा वे उसमें परिलक्षित होती है। और फाइनली आप कोई भी अगर रचना देखें तो कहीं ना कहीं करुणा की अंतर्धार होगी। बिल्कुल। हाँ, जैसे कहते हैं ना, वियोगी होगा पहला कवि। जब आप रोएंगे, जब आप जगेंगे। कबीर, आपने कबीर से शुरुआत की तो कबीर कहते हैं, कबीर है ना, जागे और रोए। देखिए आ गया, वहां जुड़ गया। अब उस परंपरा से हम जुड़ जाते हैं। तो जब तक आपका रुदन नहीं होगा, जब तक आप उसको रुदन मतलब महसूस नहीं करेंगे, तब तक वो छटपटाहट शब्दों में नहीं आ पाएगी। आपके शब्द खोखले हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ कॉलम के लिए लिख रहे हैं, छपने के लिए लिख रहे हैं, यश के लिए लिख रहे हैं, धन के लिए नहीं होगा। आप सुधार के लिखिए, आप परिवर्तन के लिखिए, आप अपने को, बल्कि मैं इसको अगर उसमें कहूँ कि इम्प्रेस करने के लिए मत लिखिए, एक्सप्रेस करने के लिए लिखिए। क्या बात, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। जी, तो ये सारी बातें हैं। जी 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 बिल्कुल। आपने अभी व्यंग्य और पत्रकारिता का एक आपसी अंतर संबंध भी बताया। क्या आपको लगता है कि व्यंग्य और पत्रकारिता में कुछ कुछ समानता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है जी भाई। हम व्यंग हमेशा कमियों पे ही लिखते हैं। पत्रकारिता भी कमियों पे की जाती है कि कुत्ते ने आदमी को काटा तो ये कोई खबर नहीं है, आदमी ने कुत्ते को काटा तो खबर है। अब ये देखिए विसंगति है।
दिस इज अ विसंगति, है ना। जी जी। पुल बनते ही गिर जा रहा, ढह जा रहा, सारे लोग, सारे व्यंग्यार पुल पे फिर लिखेंगे, वही खबर भी आएगा। लेकिन जब आप किसने कहा था, किसी विचारक ने कहा था कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। तो बिल्कुल। आप जब व्यंग आते हैं तो एक आप विधा शैली के बहस में अगर ना उलझें तो कला का एक है माध्यम है ना। तो आप जब साहित्य में आएंगे तो साहित्य के कुछ मानक होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं। तो आप थोड़ा ठहर के, थोड़ा सा सजा के, थोड़ा सा पैनापन करके आप उसको लिखते हैं। भाई अगर कोई भी विषय ले, सांप्रदायिकता हो, जातिवाद हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, उन सारी चीजों पे आप रचना है, सबकी रचना है। तो एक तरीके से ये पत्रकारिता ही हुई, उन चीजों को खत्म करने का, उसमें हस्तक्षेप करने का एक इरादा रखता है, तो है ऑफ कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे और करूंगा और उसके बाद में कुछ लोग हमसे जुड़ रहे हैं जो आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो उनको भी सुनेंगे। तो पहले में एक सवाल अच्छा ही कहा होगा। जी, एक सवाल ये है कि मूर्धन्य व्यंग्यकार पत्रकार श्रद्धेय मनोहर श्याम जोशी ने एक बार अपने किसी साक्षात्कार में कहा कि हमारा समाज विद्रूप में बहुत आगे है, ऐसे में व्यंग्य विधा उससे बहुत पीछे दिखाई देती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? सहमत हूँ। अब शरद जोशी को मैं जोड़ दूं। देखिए, जोशी को मैं जोड़ देता हूँ। अब शरद जोशी एक्चुअली क्या है, शरद जोशी की शिकायत क्या थी खुद से, और ये परसाई का भी मैं देखता हूँ। और कहते हैं कि जितनी कड़वाहट, जितनी मतलब तड़प है वो लेखन में नहीं आता। शरद जोशी कहते हैं मैं लिखना चाहता हूँ कि खूब कड़वा, वो मीठा हो जाता है। तो ये चीज है। शरद जोशी ने ही कहा था कि लिखना मेरे लिए एक दौड़ धूप है, ऐसे में ये सोचना क्या है, भूल होगी कि कोई भी रचना महान सिस्टम अमर क्यों होगी, उसे क्यों होना चाहिए। अगर कोई रचना लंबे वक्त तक जीवित रहती है तो वो श्रेष्ठता की अतिरिक्त उसमें यह है कि हमारे देश की वक्त की चाल धीमी है। तो आप इसी को देख लीजिए कि इतनी ज्यादा कंटेंट है, इतनी ज्यादा विसंगति है और चाल धीमी है। आप इन दोनों को जोड़िए, एक सिरा मिलता है कि जो सुधार होना चाहिए, जो परिवर्तन होना, हम अमूलचूल सुधार की बात ही नहीं कर सकते, तो जो सुधार होना चाहिए वो कम है। तो इसलिए विसंगतियां बहुत ज्यादा है एक विशाल देश में, बहुत ज्यादा। तो उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, और प्रोडक्शन का मेरी मुराद गुणवत्ता पूर्ण प्रदर्शन, वो उसका है, प्रोडक्शन का है। वरना तो ऐसे तो खूब सारा आप लिख दें तो वो बात बनती नहीं, लिखने के लिए हो तो बात बनती नहीं है। लिखने का मतलब यहाँ पे आप ये मान के चलें कि हस्तक्षेप और असरकारी। बिल्कुल बिल्कुल जी। अमायरा, मैं आगे और बढ़ूं उससे पहले आप भी मेरी तरफ देख रही हैं, इसका मतलब कुछ लोग हैं जो जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहला जो संदेश आपके लिए है, जो आपके लिए मैसेज है, हम आप ही से कहेंगे सर, आप ही गेस कीजिए आपके लिए किसने भेजा हो। अनूपमणि त्रिपाठी बहुत अर्थों में, न केवल समकालीन युवा व्यंग्यकारों में एकदम अलग है, बल्कि सारे समकालीन व्यंग्य का जो परिदृश्य है उससे बिल्कुल ही अलग किस्म का, बहुत यूनिक, बहुत अनोखा और बहुत अद्भुत लिख रहे हैं। और उन्हें पता है कि वो क्या लिख रहे हैं, बहुत कॉन्सेप्ट बहुत साफ है। एक होता है हम लिखते जाते हैं और हमें नहीं पता कि हम क्या पाठकों को मजा लेने के लिए लिख रहे हैं, हम क्या करने के लिए लिख रहे हैं। एक जीवन की जो दृष्टि होती साफ, और जो व्यंग्य की एक पहचान है कि हम हर तरह की सत्ता के खिलाफ, निर्मम सत्ता, वो सत्ता जो आपको इस्तेमाल करती है, वो सत्ता जो अपने खेलों से आपको रिझाती है और आप उसके पीछे के खेल को सामने दिखा के उस सत्ता का विरोध करते हैं। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं राजा और प्रजा और उसको लेके जो उन्होंने एक मेटाफर साधा है और लिखी है, उसमें बहुत सारे समकालीन भारत की टोटल तस्वीर सामने आती है। बहुत बढ़िया व्यंग्यकार है और मैंने उनको बिल्कुल शुरुआती दौर से देखा है। जब उन्होंने कभी एक कॉलम लिखना शुरू किया था इन्होंने तहलका पत्रिका में, जिसमें मेरा हेल्थ कॉलम आता था, तो तब से मेरी इनसे बातचीत होती रहती है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो पीठ पीछे असहमत नहीं होते। वो अगर असहमत हैं
तो बाकायदा खुल के किसी चीज पर आपसे असहमत होने की एक ईमानदार हिम्मत रखते हैं और एक ईमानदार अभिव्यक्ति रखते हैं अगर असहमत है। मेरी उनसे कुछ असहमतियां रही हैं जो उनको मेरी तरफ से थी, मेरे को कभी नहीं थी। उनको मेरे कुछ चीजों पर असहमतियां थी जिसकी मैंने हमेशा उनकी उस ईमानदार असहमति के लिए मेरे पास बहुत से अपने पक्ष थे, अपने तर्क थे जो मैं दे सकता था अपने एक्सप्लेन, पर मैंने नहीं माना। मैंने ये माना कि ये उनका अधिकार है, कोई ईमानदार रूप से असहमत है। तो मेरे प्रशंसक भी हैं और मेरी कुछ चीजों से असहमत भी हैं, पर वो बहुत अच्छा लिखते हैं, हम ये कह सकते हैं। और हम बधाई देंगे प्रभात जी को कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण व्यंग्यकार के बारे में आज बात करना तय किया है। बहुत 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 अच्छा लग रहा है कि मैं उनके बारे में कुछ भी बोल पा रहा हूँ और मैं ये सार्वजनिक रूप से कह पा रहा हूँ। क्या मेरी नजरों में वो बहुत ही बेहतरीन व्यंग्यकार है आज के समय के। बताइए सर, किसकी आवाज थी? ज्ञान जी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी देश के मूर्धन्य व्यंग्यकार, समकालीन व्यंग्य में जिनका अपना एक बहुत बड़ा स्थान है। संदेह निसंदेह जी, भावुक कर दिया। एक और संदेश जी। नमस्कार, मैं अलंकार रस्तोगी लखनऊ से। प्रभात गोस्वामी जी के रेडियो चैनल बॉक्स एफएम पर इस बार आ रहे हैं देश के नामी व्यंग्यकार अनूप मणि त्रिपाठी। अनूप मणि त्रिपाठी देश के लिए जाना पहचाना नाम है व्यंग्य जगत का, लेकिन उससे पहले कहीं न कहीं मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। एक लंबी याद उनके साथ जुड़ी है, लगभग 20 साल हो गए उनकी और मेरी मित्रता को। हम लोगों ने व्यंग्य जगत में सफर साथ ही साथ लगभग शुरू किया था। बहुत अच्छी अच्छी यादें उनके साथ में है। एक अनूप मणि त्रिपाठी सिर्फ व्यंग्य जगत के लिए ही नहीं, लेखन के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी ऐसा इंसान है जो सुचिता के लिए और कहीं न कहीं व्यंग्य के या एक आदर्श के जो मानक होते हैं उनके लिए भी सजग है। व्यंग्य लेखन उनके लिए महज किसी स्तंभ के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं है। वो व्यंग्य तब लिखते हैं जब उनको लगता है कि व्यंग्य लेखन से वो निश्चित रूप से विसंगतियों का सफाया कर पाएंगे। उनके टूल्स, उनकी शैली, उनका शिल्प काफी क्लियर होता है और वो व्यवस्थागत विसंगतियों पर व्यंग्य करना पसंद करते हैं। मैं अनूप मणि त्रिपाठी को और प्रभात जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अलंकार भाई और पुनः स्वागत है अनूप जी आपका। जी। तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपके व्यंग्य संग्रह सांपों की सभा के बैक फ्लैप में वरिष्ठ साहित्यकार शिवमूर्ति ने लिखा है कि दरअसल इन रचनाओं की शैलीगत व्याप्ति इतनी अधिक है कि इन्हें केवल व्यंग्य के खांचे में रखना इनकी मारक क्षमता को कम करके आंकना होगा। यह कोई और विधा है जिसकी तिल मिलाहट अंदर तक कंपकपा देती है और जिसे उपयुक्त नाम दिया जाना अभी बाकी है। क्या आप इसे कोई नाम देना चाहेंगे कि ये क्या है? नहीं, ये तो अब शिवमूर्ति बहुत बड़े कथाकार हैं, बहुत ही बड़े कथाकार। बिल्कुल। और उनका लेखन मुझे बहुत पसंद है। अभी उनका उपन्यास अगम बहे दरियाओं बहुत चर्चित हो रहा, कई एडिशन आ चुके हैं और बहुत जबरदस्त कथाकार हैं। अब उन्हें जो ये महसूस हुआ उन्होंने लिखा, वो जो महसूस करते हैं वही लिखते जी। अब ये इसका सही जवाब तो वही दे पाएंगे। और मेरे लिए तो व्यंग्य ही है और अब उनको महसूस हुआ, उन्होंने लिखा जी, और जी, पढ़ के, और वो और भी बहुत कुछ कहते। तो अब ये मुझे लगता है उनसे कभी आप जब बात करें जी, या कभी मिले तो ये सवाल उनसे करिए। बिल्कुल। कभी हमारी भेंट होगी तो हम कर लेंगे कि प्रभात जी पूछ रहे थे कि इसका क्या मतलब है। जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये सांपों की सभा एक व्यंग्य चित्रकार यानी एक कार्टूनिस्ट को समर्पित की है, राजेंद्र धोड़पकर जी को। और मुझे भी अपने वो जब नाम पढ़ा उनका किताब में तो मुझे वो किशोर वय के दिन याद आ गए। ये बात है 1972 से लेकर 75 के बीच में, जब मैं भी इस कार्टून कला से जुड़ा था। हमारा बीकानेर का गोस्वामी चौक, हर घर में एक कार्टूनिस्ट था और उसको कार्टूनिस्टों का चौक कहा जाने लगा था। और विनोद दुआ जैसे प्रखर पत्रकार ने एक बार एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी उस पर। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी
लेखक ने अपनी किताब एक व्यंग चित्रकार को समर्पित की है। आगे बढ़ते हैं अनूप जी। आपकी अधिकांश व्यंग रचनाएं कथा और संवाद शैली का प्रतिनिधित्व रचनाएं हैं। अधिकतर रचनाएं हाफ लाइनर वन लाइनर के खांचे में आकार लेती हैं। व्यंग की यह भी एक विडंबना है कि हाफ लाइनर में न आधी पंक्ति या वन लाइनर में एक पंक्ति में व्यंग किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? बात बननी चाहिए, चाहे आप उसके लिए अच्छा पहले एक बात बता दें, जो आपने शिव मूर्ति जी को कहा था तो मुझे गुलजार साहब की लाइन याद आ गई। मैंने देखी है उन आंखों में हम खुशबू प्यार को प्यार ही रहे, तो कोई नाम ना दे। तो ये मेरी तरफ से है कि व्यंगिक है। ये शिव मूर्ति जी बताएंगे। और वह अब आपके सवाल पे आते हैं। मुझे लगता है कि बात बननी चाहिए जी। चाहे लघु कथा में बने, चाहे आप निबंध में बनाएं, चाहे आप उसके लिए कथा लिखें, बात बननी चाहिए। चाहे आप एक छोटी सी चुटकी ले लें, है ना। जी, और व्यंग कई बार संकेत होता है, उस विडंबना को मैंने दिखा दिया। कई बार व्यंग ऐसा होता है कि मैंने दो परिस्थितियां खड़ी कर दी तो उसमें विसंगति झांकने लगी जी। कई बार होता है कि लास्ट में वो उस विसंगति का खुलासा होता, पूरा स्ट्रक्चर आपको रहेगा, लास्ट में वो पता चलेगा। तो कई टूल्स हैं, कई तरीके हैं। मुझे लगता है कि बात फाइनली बन जाए। आपने सांपों की सभा कही या राजा की, देखेंगे आप बहुत छोटी छोटी रचनाएं जी, और बड़ी रचनाएं भी हैं, खूब बड़ी रचनाएं भी हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ी रचनाएं वो है जो बात कह जाए। तो आप छोटी लिखें, जो भी करें, वो अपील होनी चाहिए, वो अपने लक्ष्य पे पहुंचनी चाहिए। बाकी तो आप खूब लंबा लिख दें और आपने स्थानीय घेरा है तो उसका क्या मतलब है जी। वैसे तो कबीर ने दो पंक्तियों में जीवन का सार उथल कर रख दिया था, और यह तो एक बात की बात है। खैर, मैं एक सवाल और आपसे और पूछना चाहूँगा। आपने भी स्तंभ लेखन किया है जी। अमूमन स्तंभ लेखन के बारे में ये धारणा बनी हुई है कि वो तात्कालिक विषयों पर लिखा जाता है, जैसे वही जो शंकर पूर्ण तांबेकर ने कहा कि भी एक दिन में आप लिखी दूसरे दिन भूल जाते हैं लोग उसको। तो क्या आपको लगता है कि देश में जितने भी मूर्धन्य व्यंग्यकारों ने स्तंभ लेखन किया, कोई ऐसी भी कालजयी रचनाएं उन स्तंभों से निकल कर आई जो आज भी लोगों के दिलों में दस्तक देती हैं? मेरे ख्याल से बहुत सी हैं, बहुत सी हैं। अगर मैं नाम गिनवाने लगूं तो आपका 1 घंटा कम पड़ जाएगा। मैं इसको जरा मुझे लगता है कि आपके श्रोताएं सुन रहे हैं और बहुत अच्छी प्रस्तुति हो रही है जी। मुझे लगता है इसको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। व्यंग हमेशा तात्कालिकता पे ही लिखा जाएगा जी। कोई घटना हुई, जैसे मैंने भारत माता लिखा, तो एक स्टेट में ऐसी घटना हो जाती है इतनी, और 1 साल से ऊपर, 2 साल से ऊपर, तो ये तात्कालिकता है। और ये तात्कालिकता देखिए चल रही है, अभी तक चल रही है जी। तो आप उस पर रचना लिखते हैं, ये आपके ऊपर है कि कैसे आप उसको पिरोते हैं कि वो आगे तक है। अब माता तीन चांद पे है तो उनके दोस्त के साथ ऐसा हो गया। शरद जोशी का कॉलम है पेट्रोल का, आज भी वही चल रहा है। कर्ज वो ले जो पुनर्जन्म में विश्वास रखे, शरद जोशी। तो आप उस पे लिखते जरूर हैं, लेकिन उसमें कुछ तत्व ऐसे हैं, प्रतीक आप खोजते हैं, संकेत आप रखते हैं, आप ऐसा उसका ताना बाना बुनते हैं, ऐसी महीन बुनाई होती है तो आगे तक वो हो जाती है, वो समय से परे चली जाती है। आप लिखते तो अभी के लिए। सपोज इसको अगर मैं यूं कहूं, आपने मेरे अंदर कोई विसंगति देखी जी, आपने मेरे ऊपर व्यंग लिखा, अभी सब लोग दांत करके खी ही करके हंस रहे हैं कि अनूप पे आपने व्यंग किया, लेकिन आने वाले समय में वो मेरा कोई नाम नहीं जान रहा। आने वाले समय में आपने जो लिखा है मेरी लोलुपता पे, जो वो उस विसंगति को वो ध्यान देंगे। वहां पे आदमी, वहां पे व्यक्ति चला गया, प्रवृत्ति रह गई जी, प्रवृत्ति रह जाती है। आज हम किसी पे लिख रहे हैं, पुल फिर भी गिरते रहेंगे, ये तो गीत हो गया। और नेता भ्रष्टाचार है, वादा करते हैं, करते रहेंगे, देखिए वाह, तो वो चलता रहेगा। तो स्तंभ लेखन देखिए, आपके देखिए कलाकार जो हैं और अच्छे कलाकार हैं, वो कहीं भी कमाल कर सकते हैं
आप इसको फिल्म में ले लें, अगर फिल्म में ले लें तो उसी सिचुएशन पे बहुत ही उसके माजरत के साथ कहना चाहूंगा, बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूंगा कि एक फिल्म का गाना है, तस्वीर तेरी दिल में, इस दिल में सजाई है नए नए रंग लेके, और वही चिपका ले फेविकोल से। अब दोनों का अंदाजे बयां देखिए, एक ही बात ना, बिल्कुल, तस्वीर तेरी दिल में सजाई है। तो जब आप सजाई है लिखेंगे वो सौंदर्य हो जाएगा जी, वो थोड़ा सा भदेस या हो जाएगा, उस बहस में नहीं पड़ते। लेकिन जी। आप जहां होंगे, आप साहिर को देख लीजिए ना, आप मजरूह को देख लीजिए, गीत लिख रहे हैं वो साहित्यिक वो हो गए, हम है मताए कुचाओ बाजार की तरह उठती है हर नजरे खरीदार, निगाह है खरीदार की तरह, है ना। जी, जी। मजरूह लिख रहे हैं अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हैं उनमें गुनहगार की तरह, ये देख लीजिए। जी, तो ये फिल्म की सिचुएशन है, लेकिन आप इसको कहीं से साहित्य से कमतर कर लें। जॉनथन स्विफ्ट वही कहता है ना, हम भी खड़े हैं उसमें गुनाह। अब देखिए कहाँ से बात कहाँ जुड़ रही है, 1 घंटा कम पड़ने वाला है मुझे लगता है। अब देखिए वो कहता है कि व्यंग ऐसा दर्पण है जिसमें अपना छोड़ के सबका चेहरा दिखाई देता है। जी, जी, बिल्कुल। और हम भी खड़े हैं, तो ये देखिए कितना निर्मम और कितना वो चीज है। तो आप जहां भी हैं कमाल करिए, वो आपका कमिटमेंट है। आपका ये कॉलम कोई वो नहीं करता, आप 1 पन्ना लिखें, आप 100 दिन बाद लिखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप, फिर मैं वही दोहरा रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करने वाले हैं। जी बिल्कुल सही बात कही। अगर आपकी बात को मैं और आगे बढ़ाता हूँ, आपने अभी कहा कि व्यंग ऐसा दर्पण है जिसमें खुद के सिवा सब कुछ दिखाई देता है। एक सवाल और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या साहित्य में विसंगतियाँ नहीं, और यदि साहित्य में विसंगतियाँ हैं तो क्या उन पर लिखा जाना उचित है या नहीं? बहुत से लोग कहते हैं साहित्य पे नहीं लिखना चाहिए, आप क्या कहेंगे? नहीं, साहित्य पे खूब लिखना चाहिए और बहुत जम के लिखना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। जी, बिल्कुल। आप जब हैं चराग तले अंधेरा, तो बिल्कुल लिखना चाहिए। अब देखिए ये तो एक सिर्फ लगा दीजिए, सिर्फ साहित्य पे नहीं लिखना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि अब साहित्यकार जब आप ठेका लिए हैं तो आप पे तो होना ही चाहिए। अनूप मणि त्रिपाठी तो होना चाहिए, उनको क्यों बख्शा जाए? अगर हो तो हाँ, उनपे 50 व्यंग लिखे जाने चाहिए, विसंगति दिख रही हो, और जम के लिखा जाना चाहिए। कोई भी कलम से कोई भी इससे बच नहीं सकता। जी बिल्कुल ठीक बात कही। और मुझे लग रहा है कि साहित्य में ज्यादा विसंगतियां रहती, काफी विसंगतियां, खूब लिखना चाहिए। हाँ, लेकिन सिर्फ साहित्य पे नहीं। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ रेखांकित कर दूं। अब ये फिर बात आती है इंडिविजुअल पे। अभी जैसे कि कहीं कोई बड़ी बात है और कहीं साहित्य वाली बात है, तो आपको विसंगति की रेंज वो ढूंढनी पड़ेगी कि आप जो देख रहे हैं वो बहुसंख्यक जनता को प्रभावित कर रही है, तो आप उसको प्रेफरेंस दें, है ना। और साहित्य एक थोड़ा सा सीमित है, उससे आम जनता को उससे मतलब नहीं है कौन पुरस्कार पाया या कौन संग्रह में छपा या जो है, तो इसलिए उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। पार्ट वो भी है सोसाइटी का, लेकिन आप हमेशा ये जरूर देखें, प्रेफरेंस ये दें, प्राथमिकता की जो विसंगति की रेडियस बहुत ज्यादा है उसको पहले पकड़ लें। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये तो बिल्कुल सही है कि सिर्फ साहित्य पर ही नहीं लिखा जाना चाहिए, और ख़ास तौर से व्यक्ति को छोड़कर प्रवृत्ति पर अधिक ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अमायरा बता रही, एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं जो आपके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं सुधीर कुमार चौधरी, इंदौर। सुपरिचित और सुविख्यात व्यंगकार श्री प्रभात गोस्वामी जी अपने कार्यक्रम व्यंग के रंग प्रभात के संग के माध्यम से साहित्य को जनमानस से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। एक और जहां आज साहित्य के समक्ष विभिन्न चुनौतियां विद्यमान हैं, सोशल मीडिया का प्रभुत्व है, लिखे हुए शब्दों की आंच को अनुभव करने वालों में निरंतर कमी होती जा रही है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में, ऐसे विषम समय में इस प्रकार का प्रयोग करना निसंदेह प्रशंसनीय, सराहनीय और वंदनीय है। प्रति सप्ताह इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चित व्यंग्यकारों से साक्षात्कार, व्यंग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर युवा पीढ़ी को और अन्य साहित्य प्रेमियों को
अवगत कराना और एक नया विस्तार देना, ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कार्य है। इस सप्ताह वरिष्ठ व्यंगकार अनूप मणि त्रिपाठी जी श्रोताओं के समक्ष होंगे और प्रभात जी उनसे बातचीत करेंगे। मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। धन्यवाद। मैं सुधीर कुमार जी, सुधीर चौधरी ये वरिष्ठ व्यंगकार हमारे साथ थे। और श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए कि इस समय आप सुन रहे हैं बॉक्स एफएम जयपुर से व्यंग के रंग प्रभात के संग। आज के हमारे खास मेहमान हैं अनूप मणि त्रिपाठी, जो समकालीन व्यंग में एक बहुत चर्चित नाम है। यदि आप भी अनूप जी से कोई सवाल करना चाहें तो हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए, 7339990969 पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप इस कार्यक्रम को ऐप के ज़रिए सुन रहे हैं तो आप हमारे चैट रूम में जाइए और अपना नाम लिखिए और अपना सवाल रखिए। हम अनूप जी से उसका जवाब लेने का प्रयास करेंगे। अनूप जी, एक सवाल और जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है कि लोगों ने लेखन और लोकप्रिय लेखन के बीच में एक विभाजन रेखा खींच कर रख दी है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप अच्छा लिखिए, खुद लोकप्रिय हो जाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं है कि लोकप्रिय लेखन होता क्या है। आप जो भी अच्छा लिख दें वो लोकप्रिय हो ही जाएगा, और ना भी लोकप्रिय हो ये लेखक का कंसर्न होना भी नहीं चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। अगला सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि साहित्य लेखक का मौलिक सृजन है या किसी खास विचारधारा से सृजित है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। विचारधारा होती तो है, विचारधारा होती है, लेकिन वो जीवन के साथ बड़ी गुथी होती है। वो उपदेश या नारे के शक्ल में नहीं होती। आखिर आप देखेंगे ना, अब ये दृष्टि और जीवन दृष्टि की बात हो जाती है। आप समाज को, राजनीतिक व्यवस्था को कैसे देखते हैं और किस नजरिए से देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे विचारधारा बिल्कुल आती है, डेफिनेटली आती है। हाँ, लेकिन उसके वशीभूत नहीं होते हैं। आप उस पर भी सवाल करते हैं, लेकिन देखने का टूल्स जरूर वो आपको देती है चीज, लेकिन आप फिर उससे स्वतंत्र भी होते हैं। आपकी एक स्वतंत्र चेतना विकसित होती है। और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में काफी सोचना पड़ेगा। और निश्चित रूप से मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, मैं खुद सोच में पड़ गया। लेकिन हाँ, आपको देखने का नजरिया तो बनाना ही पड़ेगा कि आपको किस तरह देखना है ना। जो बहुसंख्यक जनता है किधर देखना पड़ेगा, या एस्टेब्लिशमेंट है, या आपको वैज्ञानिक चेतना विकसित करनी है, तो ये आपको देखना पड़ेगा ये चीज। जी, एक सवाल और इसी से जुड़ा है कि क्या अच्छा साहित्य सिर्फ और सिर्फ वाम विचारधारा के लेखक ही लिखते हैं? नहीं, कोई भी लिख सकता है। जी जी, कोई भी लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है अच्छा साहित्य। अब वो उसमें ज्यादा अच्छे लिखेगा ये अलग बात है। जी जी जी, क्योंकि भाई मजदूर और दर्द की बात करेंगे, करुणा की बात करेंगे, और उसमें देखेंगे तो होगा। और आप देखिए ना, चलिए इसी बात को यूं कर लेते हैं। ये तो विद्वान बताएं, मैं इतना विद्वान भी नहीं हूँ, पढ़ा लिखा भी इतना नहीं हूँ। तो इसको यूं देखें ना, रीतकालीन में अगर देखा जाए तो वहाँ गजब का रस है, मजा आ जाता है। क्या क्या प्रयोग हैं, मैं तो अचंभित, इतने चमत्कार हैं कि मैं क्या बताऊं। लेकिन वो हमें देता क्या है? वो हमें कुछ नहीं देता है। लेकिन अब हम मॉडर्न उसमें आ जाते हैं तो बहुत निराला को पढ़ते हैं, चीजों को पढ़ते हैं, है ना। तो काफी कुछ समाज को आगे बढ़ाने वाली चीज है, वो समाज को आगे नहीं बढ़ाती है। वो आपको चमत्कृत करती है, लेकिन आपको कुछ देती नहीं है, है ना। तो ये इस मामले में जो रचना चीजों को आगे बढ़ाए तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो इस लहजे में उनके खाते में ज्यादा है। जी जी, चैट बॉक्स में सर आपके लिए काफी सवाल है। मुकेश राठौर जी लिख रहे हैं, अनूप जी के कमलदास के किस्से प्रभावित करते हैं। अनूप जी, आप नई पीढ़ी के व्यंग्यकारों में पहले पायदान पर खड़े दिखाई पड़ते हैं। आप नए व्यंग्यकारों से क्या अपेक्षा रखते हैं? ये राठौर जी को बहुत ही मतलब धन्यवाद। और पहले पायदान मैं नहीं मानता, ये मैं कोई रेस भी नहीं मानता, 100 मीटर की रेस हो। ये जो विशेषण लगते हैं सुविख्यात चर्चित, इससे मुझे थोड़ा परहेज है। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ कि भाई जो मैं मुझसे कसर रह जा रही है उसको आप पूरा करें, जो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ उसको आप लिखें और भरपूर लिखें।
भरपूर लिखें और पूरे ताकत से लिखें जी। है ना। अगला सवाल है अनूप शुक्ल जी का। अनूप मणि उपन्यास कब लिखेंगे? इतना सब्र काश मेरे अंदर होता, इतना सब्र नहीं है मेरे अंदर। उपन्यास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और देखिए कभी हो सकता है, कभी लिखा जा सकता है, लेकिन मेरे अंदर सब्र की बहुत कमी है और उनकी सद्भावना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते हैं जी। जी अनूप जी, आगे बढ़ते हैं। बातचीत का सिलसिला अब धीरे धीरे उस ढलान की तरफ आ रहा है जहां से फिसल कर हम अंतिम पायदान पे आ जाएंगे, यानी हमको श्रोताओं से नमस्कार करना पड़ेगा और आपका धन्यवाद करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे पास 6 मिनट का समय शेष है और इस 6 मिनट में बहुत कुछ बात हम करना चाहेंगे और आप जवाब देना चाहेंगे। एक बात और, मैं साहित्य में जैसे जनवादी, प्रगतिशील, दलित जैसे कई समूह हैं। अभी हाल ही में एक चर्चा ये भी सुनने में आई थी कि समूहवाद ने साहित्य का नुकसान किया है। क्या आप मानते हैं कि समूहवाद ने साहित्य का नुकसान किया है या समूहों में बटकर लोगों ने अच्छा साहित्य भी लिखा है? नहीं, बहुत अच्छा लिखा है। और देखिए ये एक मुझे पता नहीं क्यों लगता है प्रभा जी, मैं बताऊं, सरलीकरण के अपने खतरे होते हैं। आप जो लोग ये बात कहते हैं, क्या उन्होंने सारी किताबें पढ़ी हुई हैं? क्या वो तराजू पे रख के तौल के देख रहे हैं? उनके पास कोई वेट मशीन है? या कोई खराब साहित्य या किताब का नाम बताएं, कुछ रेफरेंस के साथ बात करें। ये आप जैसे चीज बता रही है समूह का है। अब जैसे दलित साहित्य है, जूठन जैसा कौन लिख पाता? मैं लिख पाता? आप लिख पाते? कभी नहीं लिख पाते, बिल्कुल, है ना। या तुलसीराम जी ने जो लिखा है और भी जो आया है साहित्य, तो ये एक अच्छी चीज है। और एक बात बताइए, अगर ये गुटबाजी ना होती तो क्या आज सारे व्यंग अच्छे आ रहे हैं या सारी कहानियां अच्छी आ रही हैं? तो ये कुछ आप इस पे निर्णायक रूप से कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये है कि जो स्त्री विमर्श है या चीज है, उसमें कई महत्वपूर्ण चीज आ जाती हैं जो मुझे नहीं लगता कि हम लिख सकते। तो ये स्वागत होना चाहिए और विवाद चलने नहीं, थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए और हम लोग को विषय भी मिलने चाहिए। आपने कहा था कि साहित्य में लिखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्रिया व्यापार है तो चलना चाहिए। लेकिन हाँ, कई महत्वपूर्ण रचनाएं आती हैं, कुछ अच्छा भी होता है और समुद्र मंथन में तो विश्व भी निकलता है और अमृत भी निकलता है, तो ये चलता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी स्त्री विमर्श का जिक्र किया, जहाँ तक कविता, कहानी या कथेतर की बात करें, स्त्री लेखक बहुत आगे तक जा पहुंची और बहुत बेहतरीन उन्होंने रचनाएं सृजित की। लेकिन व्यंग्य में स्त्री लेखन को उतना प्रोत्साहन नहीं मिला, या आपको क्या लगता है कि महिलाओं को वो स्थान व्यंग्य लेखन में नहीं मिल पा रहा है जिसके वो हकदार हैं? एक्चुअली सवाल आपका पूछने का हक है, नहीं तो मैं आपसे ये सवाल पूछता, क्या महिला लेखन अच्छा हो रहा है? क्या वो उनका काम स्तरीय है, उच्च स्तरीय है? और आप कह रहे हैं कि उनको स्थान दिलाना या चीज, तो क्या मतलब कोई लिखे तो ताली बजाई जाए उस चीज का? जब आप अच्छा लिखेंगे, यहाँ जेंडर की मैं बात भी नहीं करना चाहता, यहाँ आप अगर महिला लेखन है, अगर कोई रचना सशक्त होगी, आप ना चाहते हुए भी वो जगह बना लेगी, आज नहीं तो कल, ये तय है। अगर लिख रही हैं और अच्छी रचना लिख रही हैं, तो मुझे उसके लिए वो विशेष पैकेज या कुछ विशेष ध्यान देने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। वो शमशेर कहते हैं ना कि मैं नहीं बात बोलेगी, तो अगर आपकी बात बोलेगी तो जरूर सुनी जाएगी और उसकी प्रतिध्वनि बहुत दूर तक जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। कहते हैं कि हर लेखक के भीतर एक आलोचक छिपा हुआ होता है। अधिकांश लेखक मन के भीतर ही उसे दबोचे रहते हैं। इससे उनके लेखन पर कितना असर पड़ता है? और इसके साथ ही क्या व्यंग्यकार अनूप मणि त्रिपाठी अपने भीतर के आलोचक से बात करते हैं? मैं बहुत बात करता हूँ। और सुशील सिद्धार्थ जी, जो मरहूम सुशील सिद्धार्थ जी ने कहा था कि मेरे अंदर एक आलोचक छुपा हुआ है। रचना पे जब बात हुई, कई लोग ने कहा, सुभाष जी ने भी कहा, कई लोगों ने। देखिए, सेल्फ सेंसर होना बहुत जरूरी है।
जी। अगर आप प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पाठक हो गए हैं, माफ कीजिएगा, पाठक हो गए, अपनी रचना को दिक्कत है आलोचना। और मैं आपके एक सवाल में ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ, आलोचना किस फुल फेज या उस तरह के आलोचक, या थोड़ा सा क्रिटिकली देखने वाला अपनी रचनाओं को। तो थोड़ा सा मैं इस सवाल को लेकर कंफ्यूज हूँ, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि आलोचक तो आपके अंदर होना चाहिए। और जब आप, जैसे मुक्तिबोध कहते हैं ना, तीसरा जो चरण होता है सृजनात्मकता का, तो फिर आपको, जब तक आप आलोचक नहीं होंगे तब तक ये आपकी रचना में निखार आ ही नहीं सकता। तो ये मस्त है, और बिल्कुल मेरे अंदर है, और बहुत जबरदस्त, ये मैं अपने बारे में श्योर कह सकता हूँ। कई बार भ्रमित होते हैं आप, जब प्रयोग करते नहीं मालूम होता तो आपको मित्रों का सहारा लेना पड़ता है, सुधीजनों का। लेकिन आप सबके अंदर होना चाहिए सेल्फ सेंसर, और ये चीज आलोचक का होना बहुत जरूरी है। नहीं होंगे तो आप मोहग्रस्त हो जाएंगे, हर चीज अच्छी लगेगी, सभी धान 22 पसेरी, आपको लगेगा आपने कालजा ही रगड़ आपने लिख दिया, आप कहेंगे कि परसाई से आगे निकल गया नहीं, मैं बस, मेरा उद्देश्य उतना ही था, मैं वही जानना चाहता था कि हर लेखक अगर आलोचकीय दृष्टि से निरंतर अपने रचना को पढ़ता रहे और उस पर मंथन करता रहे तो वो एक बेहतरीन रचना निकल के आ सकती है। ये आपने महत्वपूर्ण बात की, बहुत महत्वपूर्ण बात, बिल्कुल। जी जी। तो अनूपमणि त्रिपाठी जी, आज आपने व्यंग के रंग प्रभात के संग के इस मंच को समृद्ध किया और बहुत बेहतरीन बातें आपने की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं आपका भी आभार प्रकट करूंगा, अमारा जी का भी, और समस्त लोगों का। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही जी, धन्यवाद।